नमः संस्कृताय मित्रों। तो वही आज हम बीए तृतीय वर्ष का हिंदी का सिलेबस जानते हैं। अगर आप भी विषय हिंदी को लिए हैं, देखिए जैसे आप द्वितीय वर्ष में रहे होंगे तो आपके 3 पेपर हुए होंगे, लेकिन अब आपको 3 पेपर ना होकर के 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर, जो भी 2 आप विषय लेंगे, अच्छा हर विषय का 3 पेपर बनते हैं। ये आप मान लीजिए कुल आपके 6 पेपर होंगे। अगर आप तृतीय वर्ष में हैं तो आपके 6 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे आपने हिंदी ले लिया है तो बीए तृतीय वर्ष में जो आपका सिलेबस है वो जान लीजिए। तो आपके ये 3 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र, तो जो आपका पहला पेपर होगा, फिर एक दूसरा पेपर होगा और फिर एक तीसरा पेपर होगा। तो पहले पेपर में आपको क्या पढ़ना है, दूसरे पेपर में कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में रखी हुई हैं और तीसरे पेपर में क्या रखा हुआ और फिर कैसा पेपर आया है, ये सब आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। कौन कौन सी किताबें लेना है तो आपको यही मिल जाएगी, कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। चलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए अच्छी से। ये प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। ये आपको काव्य भाषा और हिंदी भाषा, काव्य भाषा या हिंदी भाषा, तो ये जो आपको पढ़ना है, ये आप हरदेव बाहरी की बुक ले लेंगे। आप कटरा में चले जाएंगे, बोल देंगे भाई हमें हरदेव बाहरी हिंदी का बुक लेना है, तो आसानी पूर्वक मिल जाएगा। तो ये आपको फिर मैं भी आपको बुक दिखाऊंगा कैसी है। और देखिए इसमें आपको पढ़ना है भाषा क्या है, भाई जो हम बोलते हैं यही तो भाषा है ना। तो आप भाषा पढ़ने मिलेगा और भाषा की परिभाषाएं कई विद्वान अलग अलग से परिभाषित करते हैं कि भाई भाषा किसे कहा जाए, वो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी जाएंगी। कि जैसे अगर भाषा का प्रश्न आता है तो आप फिर लिखेंगे कि भाई ये विद्वान ये कहते हैं, पतंजलि अपने अनुसार बताते हैं, है ना, कामता प्रसाद गुरु अपने हिसाब से बताते हैं, तो उनकी परिभाषाएं लिखना होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल नहीं करूँगा। अब उसके आपको भेद पढ़ना कि भाषा के कितने भेद हैं, प्रकार पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सामान्य भाषा जो एक बोल चाल की भाषा होती है, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और फिर एक काव्य की भाषा होती है। काव्य भाषा जानते हैं किस प्रकार से जो काव्य में एक छंदबद्ध रचना लिखते हैं, चाहे निराला हो चाहे आपकी महादेवी वर्मा, वो काव्य की भाषा। और काव्य की परिकल्पना स्वरूप उसका पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आप जब बुक ले लेंगे तो पढ़ लेंगे। आधुनिक, अब देखिए अगला पॉइंट है आधुनिक साहित्य चिंतन में काव्य भाषा का स्वरूप। इसमें काव्य भाषा का स्वरूप आप पढ़ेंगे, काव्य भाषा का गठन और साभिप्राय विचलन और उपचार वक्रता, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें देखिए ये आपको ध्यान देना है, ये आपसे पूछा जाता है बिंब विधान और प्रतीक विधान, तो इस पर आप ध्यान से देख लीजिए, बिंब विधान और प्रतीक विधान, ठीक है। आगे जाइए तो देखिए आपको चौथा जो यूनिट मान लीजिए, चौथा प्रश्न जो यहाँ से बनेगा कि भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं यानी वैदिक और संस्कृत, तो ये जो आपका है यानी कि एक लौकिक संस्कृत होती है और एक वैदिक संस्कृत होती है। तो इसका इस प्रकार से विभाजन किया गया है आर्य भाषाओं का। फिर उसमें आपको जो आर्य भाषाएं आपकी हैं, उसमें आपकी जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ, उनके लक्षण आपको ध्यान रखना है, और उन भाषाओं की विशेषताएं कि भाई वो भाषा कहाँ बोली जाती है, बोलने वालों की संख्या कितनी है, किस क्षेत्र पर बोली जाती है, और उस भाषा का जो है किस प्रकार से जो है एक बोली का भाषा में रूपांतरण होता है, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए पाली, ये आपसे पूछेगा कि पाली की व्युत्पत्ति बताइए, पाली शब्द कैसे बना। तो ध्यान रखना कि आपको पहले इस प्रकार से लिखना होता है कि पाली जो है अनेक विद्वान अपने अपने हिसाब से इसका मत बताते हैं, और इसके बाद फिर आपको उत्पत्ति बताना है। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या है, इसके बाद आप देखेंगे। इसमें ध्वनि एवं व्याकरणात्मक उसकी विशेषताएं पढ़ना है पाली की। ये पाली है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये हैं, तो इनकी जो है विशेषताएं आपको पढ़ना है। देखिए साहित्यिक प्राकृत में प्राकृत की व्युत्पत्ति और परिनिष्ठ प्राकृत की ध्वनिगत एवं व्याकरणगत विशेषताएं पढ़ना है। अपभ्रंश और अवहट्ट की विशेषताएं पढ़ना, ठीक है।
पुरानी हिंदी की अवधारणा और उसकी विशेषताएं पढ़ना है। फिर आपको हिंदी और उसकी उपभाषाएं, हिंदी प्रदेश और हिंदी की भाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इसमें पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, राजस्थानी में कौन कौन सी, बिहारी में कौन कौन सी और पहाड़ी में कौन कौन सी, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए अब ध्यानपूर्वक जानिए, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां, यानी जो पूर्वी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी, इसकी जो है बोलियां, उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है और भाषागत उसकी विशेषताएं आपको पढ़ना है। ध्यान दे लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ, इसमें से आपको ये यहाँ पूरा नहीं पढ़ना, बिहारी का, राजस्थानी का, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपके सिलेबस में केवल पूर्वी रखा है और पश्चिमी, इनकी जो है क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ और उसकी भाषा की विशेषताएं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे तो हिंदी शब्द भंडार के सूत्र और हिंदी मानक हिंदी का जो है संक्षिप्त व्याकरण, ये भी आपको पढ़ना है। अब देखिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में हिंदी, इनको भी आपको पढ़ना है। देवनागरी लिपि का इतिहास और उसकी विशेषताएं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए आपके पास कई बुकों का ये प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो पीडीएफ में कि कौन कौन सी। देखिए कई लोग हैं आपके, जैसे राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, काव्य भाषा पर 3 निबंध, ये अपनी इनकी जो बुक है। तो ये आप ये जो तीसरे नंबर में है, हरदेव बाहरी हिंदी उद्भव विकास का रूप, ये वाली आपको बुक ले लेना है, ठीक है। ये वाली आप बुक ले लेना, आप लिख लीजिए हरदेव बाहरी हिंदी उद्भव विकास और रूप, आसानी पूर्वक आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छी बुक आपको है, ठीक है। अब ये मैं आपको द्वितीय वर्ष का वो दूसरा प्रश्न पत्र का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे प्रश्न पत्र में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना। द्वितीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष का, इसमें आपका एक लगा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना, ये आपकी बुक का नाम है। आप बोलेंगे तो आपको आसानी से जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य की परिभाषा, उसका स्वरूप पढ़ना है। काव्य शास्त्रीय संप्रदाय होंगे यानी 6 संप्रदाय, उनके प्राचीन से आधुनिक तक, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। मैं थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंट भी बता दूं तो भैया रस संप्रदाय आपका है और ध्वनि संप्रदाय, ये 2 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान देना। अलंकार भी पढ़ना है आपको। फिर देखिए काव्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे तो वही आपके माधुर्य, ओज, ये जो गुण है ना, तो यही आपको पढ़ना है। और काव्य के दोष हैं, यानी जो काव्य में कुछ दोष आ जाते हैं उनको पढ़ना। पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांत में देखिए अरस्तु का अनुकरण, लॉन्जाइनस का उदास सिद्धांत, क्रोचे का व्यंजनावाद है, रिचर्ड का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और नई समीक्षा, ठीक है। फिर आधुनिक आलोचना में ये आप देख लीजिए कि आपका ये जो चीज़ें हैं ये पूरा आपका लगा हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद मैं आपको अब तीसरा प्रश्न बता देता हूँ। देखिए इसमें कौन सी आप ले लीजिए, इसमें आप जो है योगेंद्र प्रताप, ये वाली आपको बुक लेना है। योगेंद्र प्रताप भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की आलोचना, ये वाली आपको बुक ले लेना, बहुत ही अच्छी आपको मिल जाएगी। तो ये मैं आशा करूँगा कि आप यही वाली बुक लेंगे और आप कि जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो भी आपको यही बताएंगे, ठीक है। तो ये वाली आप ले लेना। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न पत्र है, तीसरा प्रश्न पत्र आपका ये है प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा। इसमें आपके देखिए जैसे प्रयोजन मूलक का हिंदी का अभिप्राय और उसकी परिव्याप्ति क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावली, कार्यालय हिंदी और प्रकृति और उसका मुहावरा, प्रशासनिक हिंदी और उसकी शब्दावली, ठीक है। ये सब आपको संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन और निबंध लेखन भी इसमें आता है, ठीक है। फिर जो आपका दूसरा है यानी इसमें हिंदी का वैज्ञानिक और तकनीकी रूप, तो इसमें देखिए आपको वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली पढ़ना है। हिंदी अनुप्रयोग में अनुवाद की भूमिका, अनुवाद की अवधारणा, महत्व और विभिन्न सिद्धांत, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपका नीचे जो है भूमंडलीकरण जो है और रोजगार में अनुवाद, ये सब आपको इनमें पढ़ना है।
देखिए तीसरा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका जनसंचार, आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और इसमें आप जो बुक लीजिए, इसमें देखिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ कि दंगल झाल्टे का नाम कहाँ भैया, दंगल झाल्टे का नाम इस पर शायद नहीं दिया है, तो दंगल झाल्टे आप जो है ले लेना, इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप बोलेंगे तो जो आप लेना यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी और दंगल झाल्टे ऐसा बोलेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस रहा। मुझे आशा है कि ज़रूर आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अपने मित्रों तक शेयर करिए, जो भी समस्याएं हैं आप बताइए, और संस्कृत का हिंदी का प्रचार प्रसार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय। जो भी आपकी समस्या है मुझे कमेंट करके बताइए।